हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आयुष अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास है हम उसमें बात करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यूजीसी नेट परीक्षा जो देने जा रहे हैं, एनटीए नेट परीक्षा जो देने जा रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास है। और जो भी पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है, उनके लिए एक ख़ास क्लास है। तो वो उसमें बहुत सारी बातें हैं आप उनके लायक और पढ़ सकते हैं वो। तो जितने भी बच्चे जो रोज़ाना हमारे क्लास में होते हैं, आ जाइए जल्दी से और करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए अच्छे से तैयार करना है इसको। ओके, एक बारी जल्दी से आप मुझे कंफर्म कीजिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको। सारे बच्चे जल्दी से एक बार मुझे बताइए क्या आप सुन पा रहे हैं। चलिए, हमारी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जब हम पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही। किसी को क्या करना है, अगर शिक्षक बनना है, किसी को सिखाना है, पढ़ाना है, बात समझ में आ रही, तो हम उसको टीचर बोल देते हैं। अगर कोई कुछ सिखाता है, किसी को कुछ पढ़ाने की क्षमता रखता है, कुछ सिखाने की, कोई स्किल इम्पार्ट करने की अगर पावर रखता है, शक्ति रखता है, पोटेंशियल रखता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या कह देते हैं, शिक्षक कह देते हैं, टीचर कह देते हैं। बात समझ में? क्योंकि हम भारत में हैं और भारत में आभार व्यक्त करना, सम्मान व्यक्त करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कल्चर का इंटीग्रेटेड पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। तो यहाँ पे अच्छा अगर सम्मान वम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, बात समझ में आ रही है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि फिर वो भारतीय नहीं होगा। यहाँ पे आप एकदम क्लियर समझ के रखिए, मान के रखिए कि अगर किसी में कृतज्ञता नहीं है, किसी में अगर आभार व्यक्त करने की क्या नहीं है, वो उसके पास में शालीनता उसके पास में नहीं है, तो ऐसी व्यक्ति में वो भारतीय तो नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? भारतीय हमेशा क्या होते हैं, आभारी होते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। बात समझ में आ रही? उनके लिए कोई कुछ भी करता है वो हमेशा क्या करते हैं, याद रखते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या है भाई, टीचर और पेरेंट्स तो लगातार काम करते हैं, ठीक है कि नहीं, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए, तो हमें तो उनके लिए आभारी तो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भी शिक्षक गण हैं, जिनको भी क्या करना है भाई पढ़ाना लिखाना है, जिनको भी कुछ ना कुछ सिखाना है किसी बच्चे को, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, प्राइमरी लेवल की बात हो, अपर प्राइमरी लेवल की बात हो, सेकेंडरी लेवल की बात हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात हो, सभी में ये सारी चीज़ें सामान्य रूप से लागू होती हैं। तो यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो भी टीचर है, बात समझ में आ रही है, जो भी शिक्षक है, उसे विद्यार्थियों को बहुत ही याद रखना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही केयर, ठीक है कि नहीं, एंड रिस्पेक्ट। अगर केयर और रिस्पेक्ट बच्चे की नहीं है, बात समझ में आई, तो उनको पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। बात समझ में? टीचर को पढ़ाने में भी आनंद नहीं आएगा, बच्चों को पढ़ने में भी आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे विशेष तौर पे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के साथ में जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, बच्चों के साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं, वो सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये झलकना चाहिए कि टीचर अपने बच्चों की परवाह करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो विशेष तौर पर टीचरों को ध्यान में रखनी चाहिए, वह है वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट, हम उनको बोलते हैं संचार कौशल। यहाँ पे याद रखना है संचार कौशल, या हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको याद रखना है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स एक टीचर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत ही मजबूत होने चाहिए, अपनी बात को ठीक से रखता हो, सिस्टमेटिक तरीके से रखता हो। हमारे देश में जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, जिनका मैं फ़ैन हूँ, बात समझ मारी, जो अपनी बात को बहुत ही सलीके से रखते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, शांत तरीके से रखते हैं, वो हैं दृष्टि आईएएस के संस्थापक, मेंटर, हमारे भी गुरु हैं वो विकास दिव्य कीर्ति जी। विकास जी जो हैं, विकास दिव्य कीर्ति, वो अपनी बात को बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो उसमें क्या है, विचलित नहीं होते हैं। बहुत सारे टीचर हमारे देश में जो हैं
वो कहते कहते कभी कभी उनके मुंह से कुछ निकल जाता है ना। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति साहब के मुंह से कभी भी किसी भी तरह की ऐसी कोई बात नहीं निकलती है जो इलॉजिकल हो, जिसका कोई मतलब ना हो, सिस्टमेटिक ना हो। बात समझ में, बहुत ही क्लैरिटी से अपनी क्या करते हैं, बात को रखते हैं, प्रस्तुत करने का काम करते हैं। शायद ही कोई बालक होगा कि जब उनकी क्लास होती हो और वो क्लास अगर चाहे 3 घंटे की चल रही है, 4 घंटे की चल रही है, 6 घंटे की चल रही है, बच्चे बोर नहीं होते हैं उनकी क्लास में। तो मतलब हमें ऐसे जो है शिक्षकों की, इस तरह के टीचर्स की, गुरुओं की हमें आवश्यकता है हमारी सोसाइटी के लिए। बात समझ मारी। तो यहाँ पे क्या है, इस बात को विशेष तौर पे हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे विकास सर क्या रखते हैं, बच्चों के प्रति विशेष कंसर्न भी रखते हैं, उनके प्रति लगाव भी ज़बरदस्त रहता है ना। वो सम्मान भी बहुत करते हैं सभी बच्चों का। इतना मतलब आप समझिए कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अगर मान लेते हैं कोई टीचर क्या करता है, एकदम डाउन टू अर्थ रहता है, तो फिर भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो किस लेवल के शिक्षक होंगे, किस लेवल के टीचर होंगे। तो मैं हमेशा ही ऐसे टीचरों को हमारे देश का खजाना कहता हूँ, हमारे देश की ट्रेजरी में कहता हूँ। बात समझ में आई। ऐसे टीचर हमारे यहाँ पे हमेशा ही रहने ही चाहिए। बात समझ में आई। सरकार, बाकी सिविल सोसाइटी, सबको मिल करके क्या करना चाहिए, उनको हमें हमारी सोसाइटी में जहाँ पे भी रहते हैं विशेष तो सम्मान ही रहना चाहिए और विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, है ना। हो सकता है सदियों में, क्या मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे हज़ारों सालों में क्या होते हैं, एक आध कोई टीचर जो है वो ऐसे पैदा होते हैं। तो विकास जी कभी दर्शन अगर होंगे तो फिर उद्गार व्यक्त करेंगे। खैर, तो यहाँ पे मैं वापस से आ जाता हूँ। क्या होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए किसी भी टीचर के जिसको पढ़ाने लिखाने में क्या है, इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा यहाँ पे वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका जो विषय है वो उसमें क्या होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं। कंसेप्ट्स में किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अहम बातें हैं जो विशेष ध्यान रखनी चाहिए किसी भी टीचर को, किसी भी शिक्षक को, अगर वो पढ़ाने लिखाने जा रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, जब हम जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टीचिंग के लेवल्स के बारे में। तो टीचिंग के जो लेवल्स हैं भाई, हम जनरली 3 पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। एक पढ़ते हैं मेमोरी लेवल, दूसरा पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे मेमोरी लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेमोरी का मतलब क्या होता है भाई, हमने कई बार बताया है मेमोरी के बारे में, ठीक है कि नहीं। बुद्धि के बारे में कई बार हमने चर्चा करी है। तो यहाँ पे मेमोरी किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, डायरेक्ट यूज व्हाट यू लर्न। आप जो सीखते हो, बात समझ में आई, आप उसका तुरंत से इस्तेमाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो क्या है, आपके पास बुद्धि है। हम उसको क्या कह सकते हैं, मेमोरी कह सकते हैं। अब ये मेमोरी कई प्रकार की हो सकती है। मेमोरी पे हमारे हमने एक बात करी है, आप जाकर के प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। हमने उसमें बात करी है शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हमने बात करी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मेमोरी का जो लेवल देने का काम किया है, मेमोरी के बारे में जो बताने का काम किया है वो है वुड्सबर्थ। बात समझ मारी, फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने मेमोरी के बारे में बात करी है। लेकिन ये जो लेवल देने का काम किया है, यानी यहाँ पे जो इसके बारे में बताने का काम किया है मेमोरी लेवल के बारे में, वो है, ध्यान रखना है, फेमस ये क्या है, एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है कि नहीं, हार्वर्ड इनको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जो हार्वर्ड साहब है उन्होंने क्या किया है, इस मॉडल को देने का काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हार्वर्ड साहब के हिसाब से मेमोरी लेवल ये किस पे लागू होगा, याद रखना है। हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको पैडागोगी कह सकते हैं, ठीक है। कई जगह पे पैडागोजी कहते हैं आप, कई जगह पे पैडागोगी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कई जगह पे आप क्या बोलते हैं, इसको पैडागोजी बोलते हैं या पैडागोगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 5वीं क्लास तक के बच्चों को अगर पढ़ाना है तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पहले सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम उनको इन्फॉर्मेशंस दें, उनको बहुत सारी सूचनाएं दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फैक्ट्स के बारे में बताने का काम करें, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ पे ये जो मॉडल लागू होता है वो याद रखना है अप टू 5th क्लास। ये मॉडल जो लागू होता है वो लागू होता है, याद रखना है, अप टू 5th क्लास के बच्चों पे लागू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है भाई, वो है प्रिपरेशन, ठीक है कि नहीं।
तो प्रिपरेशन, जब भी कोई टीचर है भाई याद रखना है, वो जाएगा तो क्या करेगा भाई, वहाँ पे जाते ही पहले सवाल करे, क्वेश्चंस पूछे और बच्चों को क्या करे, तैयार करे, ठीक है कि नहीं, पूरी तरह से कि भाई आ जाओ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो सवाल करने से क्या हो सकते हैं, बच्चे एकदम से अलर्ट हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, ये इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। मैं अगर अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो टीचर को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से कल क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या सिखाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों पे भी ये लागू होता है कि बच्चों को बता दिया जाए पहले कि कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, तो हम इसको तैयारी का हिस्सा मानते हैं और इसकी शुरुआत सवाल पूछने से होती है। स्टेटमेंट ऑफ एम, हम इसको क्या बोल देते हैं, गोल भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं, उद्देश्य भी, कल क्या का काम करना है, बात समझ में आ रही। तो उसके बारे में यहाँ पे पर्पज क्या है, क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, आज क्या हमारा टॉपिक है जिसको हमको पूरा करना है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया। हम बात करते हैं किसके बारे में, अगला जो आता है हमारे पास में वो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन बोलते हैं आप, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करते हो भाई, अपनी बात रखते हो, प्रेजेंटेशन का मतलब समझ रहे हैं, व्हाट कंटेंट डू यू हैव, आपके पास किस तरह का कंटेंट है, आप उसको क्या करते हो, बताते हो, ठीक है कि नहीं, कि मैंने ये तैयार किया है, मेरा पक्ष ये है। अब आप सोचो छोटे बच्चे वो क्या प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, तो वो अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं वही हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन में आते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के मीनिंग तो बड़े हैं, बात समझ में आ रही। यहाँ पे एसोसिएशन में क्या आता है, जो भी आपके पास में बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट टू बेस्ट आपके पास में जो चीज़ें हैं अवेलेबल, उनको क्या करते हैं आप इसमें जोड़ने का काम करते हैं। हम इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों को क्या करना, किसी भी वर्क में एसोसिएट करना, मतलब उनको शामिल करना, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका क्या है, याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट ये कंपोनेंट है। इसके अलावा जर्नलाइजेशन, यहाँ पे जो भी हम सीखते हैं हम उसको क्या करें, भविष्य के लिए, ठीक है कि नहीं, फ्यूचर के लिए क्या करें, उसको हम लोग अप्लाई करने का काम करें, दैट कम अंडर द जर्नलाइजेशन। और अंतिम बचता है आपके पास में एप्लीकेशन, हम उसको क्या करें, जो रोज़ाना का जो हमारा व्यवहार होता है उसमें अप्लाई करने का काम करें, ठीक है कि नहीं। तो ये है, ध्यान रखना है भाई आपको, ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट है देने का जो काम किया है वह है फेमस, याद रखना है, एजुकेशनिस्ट हैं हार्वर्ड जिनका नाम है, उन्होंने जो लेबल दिया है वो मेमोरी का लेबल दिया है। तो आई होप आपको ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास में जो लेबल चला आता है मेमोरी लेबल के बाद में वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को किस पे ध्यान रखना है, हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉलेज बेस्ड डोमेन कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको, नॉलेज बेस्ड डोमेन कह सकते हैं। और नॉलेज बेस्ड डोमेन में हमने बताया था ज़्यादा चीज़ों को क्या किया जाता है, मेमोराइज करने पे जो है फोकस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रटने पे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैक्ट्स अपने दिमाग में रखने पे, उनको रिटेन करने पे बल दिया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रिटेंशन मेन रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, चले आते हैं भाई हमारा, हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो याद रखना है आपको, ठीक है कि नहीं। ये किस में हो सकता है, अपर प्राइमरी में हो सकता है, ठीक है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपर प्राइमरी में हो सकता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये सेकेंडरी में हो सकता है, सेकेंडरी क्लास हो सकती है, ठीक है, और उसके ऊपर की क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोलते हैं, इसको एंड्रोगॉगी बोल देते हैं, ठीक है। हम इसको एंड्रोगॉजी या एंड्रोगॉगी बोल देते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे एंड्रोगॉगी को क्या बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान बोलते हैं। और हमने बताया था पेडागोगी को, उसको क्या कह सकते हैं आपके पास, बाल शिक्षा विज्ञान, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, युवा होते हैं, उनको पढ़ाने का काम किया जाता है, सिखाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे अब रटने रटाने का जो कंसेप्ट है वो नहीं रह गया है, अब बात करेंगे हम लोग किस पे, समझने पे, ठीक है कि नहीं। हर बात को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मॉरिसन साहब जो हैं उन्होंने ये मॉडल देने का काम किया है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है H.C. मॉरिसन, यहाँ पे ये जो मॉडल दिया है वो किन्होंने दिया है, यहाँ पे हेनरी क्ले मॉरिसन साहब ने ये मॉडल देने का काम किया है, ठीक है कि नहीं। स्वागत है भाई आपका, शर्मा जी नमस्कार। यहाँ पे
H.C. मॉरिसन साहब, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनका नाम है हेनरी क्ले मॉरिसन साहब, ये भी क्या है, फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के एजुकेशनिस्ट हैं, खूब लंबा चौड़ा काम किया है और क्रिटिकल सिचुएशंस में काम किया है, ठीक है कि नहीं। जब ये यंग थे तभी इनके जो है माता पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, ज़बरदस्त काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनका मानना था कि दुनिया की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन सबको एक ही याद रखना है तरीका है, एक ही हमारे पास वे है, जो है उसको क्या बोल रहे हैं, शिक्षा। शिक्षा से दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और अगर इसमें नैतिक शिक्षा जुड़ जाए, ठीक है कि नहीं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जुड़ जाए तो फिर जल्दी से चीज़ों का क्या होगा, जो है जो समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है, ये लेबल देने का काम किया है। अब इनके हिसाब से मॉरिसन साहब जो कहते हैं वो क्या कहते हैं भाई, किस तरह से लर्निंग चलनी चाहिए, किस तरह से जो है बच्चों को सिखाना चाहिए। यानी जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं, उनको सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी समझ को अच्छा करना पड़ेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा तो इसमें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं किसके, प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है कि नहीं। अब प्रेजेंटेशन में आप जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यानी व्यवस्थित तरीके से क्या करना चाहिए आपको, जो भी चीज़ें हैं, लेट से कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, एकदम सिस्टमेटिक ही तरीके से काम करेगा, ठीक है कि नहीं। अब पता चले कि भाई टॉपिक जो है टॉपिक अगर मान लेते हैं कोई टीचर बीच बीच में से पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझने में खासी प्रॉब्लम होगी, समझ में मुश्किल आ जाएगी। सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए जब हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल तो उसमें क्या रहता है, टीचर प्राइमरी रहता है, बच्चे सेकेंडरी रहते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि सेंटर में कौन होता है, टीचर होता है विशेष तौर पे, क्योंकि बच्चे क्या हैं, अभी छोटे हैं, उनको आपको बार बार बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरह के मॉडल में क्या हो जाना चाहिए, टीचर को हो जाना चाहिए सेकेंडरी, ठीक है कि नहीं, और बच्चे प्राइमरी हो जाएं। यानी सबसे पहला काम क्या है, बच्चे सीखें। मतलब अब इसमें क्या है, उनकी क्रिटिकल, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी, आप कह सकते हो अप्लाइड, इसको एजुकेशन कह सकते हैं। यानी बच्चे खुद से करके सीखें, क्रिएटिव एजुकेशन कहते हैं, एक्टिव इसको लर्निंग कहते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना चाहिए, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा सीखेंगे। तो एक्सप्लोरेशन की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है कि नहीं, तो इसमें क्या करना चाहिए, अन्वेषण बोलते हैं आप इसको, नई चीज़ों को ढूंढना, नई चीज़ों को खोजना, और नए कुछ जो उसमें मैटर्स हो सकते हैं, उसमें तथ्य हो सकते हैं, उनको क्या करना, ऐड करना, खुद से क्या करना भाई, कोशिश करना, खुद से ट्राई करना। बिना एक्सप्लोरेशन के क्या है भाई, काम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही। तो ये किसको करना पड़ेगा, ये काम बच्चे को ही करना पड़ेगा। बात समझ में, टीचर बस क्या करे, अवेक करे, उनको जगाने का काम करे, ठीक है कि नहीं, उनको क्या करे, समझाने का काम करे, और फिर बच्चे उस काम को खुद से करें। तो इसको हम लोग एक्सप्लोरेशन में नई नई चीज़ें ढूंढना, बात समझ में, नई नई, एकदम से नए नए तथ्य होने चाहिए, फैक्ट्स नए नए इसके अंदर शामिल किए जाने चाहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यूनिकनेस, ठीक है कि नहीं, वो उसमें आनी चाहिए। अगला हमारे पास में आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, समाहित करना। एसिमिलेशन का मतलब होता है समाहित करना। अब इसमें क्या समाहित करेंगे भाई, तो समाहित करने के लिए भाई जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, बात समझ में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको क्या करना, हम अपने लर्निंग की प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं, जिनसे हमारा अधिगम, जिनसे हमारी लर्निंग इंड्यूस हो रही है, बढ़ रही है और तीव्र हो रही है, तो उसमें वही सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब इसमें कोई कंटेंट हो सकता है, इसमें किसी तरह का कोई और मैटर हो सकता है, किसी तरह का कोई विषय हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकता है, वो सब को क्या करना भाई, शामिल करना। कोई इमेज हो सकती है, लाइक दैट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब व्यवस्थापन बोलते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, वो हम क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिस्टमाइजेशन के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि बेटे काम जो होगा वो व्यवस्थित तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। आपने काम तो कर दिया, ठीक है कि नहीं, अब यहाँ पे काम करने के बाद में आपने पीछे इतना जो है रायता फैला दिया है कि अब उसको समेटना, वो काम को करना लगभग एक जैसा हो गया है, मतलब काम किया ना किया बराबर है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें। फिर उसके बाद में क्या है, उसको क्या करना,
रिसाइट करने के लिए बोलना। आप उसको क्या करें भाई, ठीक है कि नहीं, ऑरली मौखिक रूप से क्या करना, उसको रिपीट करने के लिए बोलना, ठीक है कि नहीं। जो जो सीखा है अब चलो भाई बोल के बताओ फटाफट से, आप उसको कॉपी करके बताइए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तरीका रहता है किसका, सिखाने का, जिसमें क्या किया जाता है, समझ को अच्छा किया जाता है। देखिए बिना समझ के कुछ नहीं दुनिया में, ठीक है कि नहीं। समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम समझ को विजडम कह सकते हैं, समझ को हम क्या कह सकते हैं, विजडम कह सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग होते हैं, समझदार बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में। तो हमको क्या करना है भाई, समझदार बनना है, ठीक है कि नहीं। बार बार कोई आपको कहने के लिए नहीं आएगा, कहने के लिए मौजूद ही नहीं होगा। तो आप खुद से देखिए कैसी परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, और फिर उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए खुद के, और फिर उसके बाद में क्या कीजिए, आगे बढ़ने का काम कीजिए। तो यहाँ पे ये काम समझदार व्यक्ति कर सकता है। इंटेलिजेंट को क्या होगा, कहीं एक बात में फंस गया तो फिर फंस ही जाएगा, बात समझ में आई। तो ज़्यादा ज़रूरी है समझदार हो, बात समझ में आई। और जो व्यक्ति समझदार होता है ऑटोमेटिकली वो इंटेलिजेंट हो जाता है, और कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो समझदार भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जिसको दिया है किसने, H.C. मॉरिसन साहब ने। आई होप आपको ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर, माफ़ कीजिए मैं फ्लो में आ जाता हूँ कभी कभी 7:30 बजे की क्लास के में, तो अभी क्या है वही चलता रहता है। फिलहाल हम बात करते हैं दूसरा, जो हम तीसरा हमारा लेवल जो है हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्टिव लेवल की मैं बात करूँगा तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इसको देने का काम किसने किया, ध्यान रखना है, विलियम हंट साहब हैं। हंट ने इनको क्या किया, इसको देने का काम किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, रिफ्लेक्टिव लेवल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे बच्चों के सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी जाती है ताकि बच्चे उस क्रिटिकल सिचुएशन में सोचें, अपने दिमाग को दौड़ाएं, ठीक है कि नहीं, मतलब हाइपोथेसिस डेवलप करें। जब तक बच्चा क्रिटिकल नहीं सोचेगा, जब तक उसके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर नहीं पड़ेगा, बात समझ में आई, उसके दिमाग में हाइपोथेसिस डेवलप नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। लेट्स से जब तक तुमको दिमाग में एक शब्द है, उस शब्द को कहते हैं फेल, ठीक है कि नहीं, कि भाई दिसंबर का एग्जामिनेशन है, अगर बेटा नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये बोला गया तो फिर क्या होता है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई हमने जो जो सोच के रखा हुआ है, अगर हम पास नहीं हुए, ठीक है कि नहीं, तो जो भी आपने फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी हुई है, भविष्य की प्लानिंग करके रखी हुई है, बात समझ में आई, वो टूटती नजर आएगी। तो फिर जैसे ही आपके दिमाग में इस तरह की बातें आएंगी कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, तो फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, बात समझ में आई। ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक काम होना स्टार्ट होता है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको थोड़ा डर तो चाहिए, बिना डर के काम नहीं चलता है। यहाँ पे साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस बड़ी बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखनी है आपको, अति सर्वत्र वर्जते। अब यहाँ पे ये स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव, ठीक है कि नहीं। तो तनाव भाई ऐसा है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि तनाव नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, समझ में आ रही। अरे भाई चिंता करने से काम बनता है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको टारगेट दे दूँ, अगर आपको क्या कर दूँ, टारगेट दे दूँ कि भाई आपको ये काम क्या है इतने समय में करना है, तो वैसी स्थिति में क्या है, वो काम हो जाता है। और जब आपको काम नहीं दिया जाता है, टारगेट नहीं दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में ये मानवीय स्वभाव है, मानवीय, हम इसको साइकोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, कि हम उसको नहीं करते हैं, बात समझ में आई। आप सब बच्चे जानते हैं जब जब आपके एग्जामिनेशंस आते हैं तब तब पढ़ाई आपकी बड़ी अच्छी होती है, तब तब आपका कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा होता है। यानी जो एग्ज़ाम से पहले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो पढ़ाई होती है वो शानदार पढ़ाई होती है, वो क्वालिटी एजुकेशन होती है, वो क्वालिटी लर्निंग होती है। उससे पहले क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उधर क्या है, स्ट्रेस नहीं है। अभी स्ट्रेस आ गया है कि भाई एग्जामिनेशन है, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी।
मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और फ्यूचर का क्या होगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, घर वाले भेजेंगे नहीं, लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए क्या है, स्ट्रेस बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है कि नहीं, लेकिन इसको एक मात्रा में ही क्या है लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर इसकी मात्रा होगी, मीन्स व्हाट, डोज किसी की भी ज़्यादा हुई तो नुकसान तो करती है। संस्कृत में हमने बोला अति सर्वत्र वर्जते, तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा अति क्या होती है, जो ज़्यादा तादाद है वो तो नुकसान करती है। चाहे आप खाना भी अगर ज़्यादा खा लेंगे तो भी इससे क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो विलियम हंट ने क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है, ताकि हम डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं उनसे क्या कर सकें, दो चार कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें। बात समझ में। इसी को रिसर्च में ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बोलते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। यानी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिसमें हमारा दिमाग सोचे, जिसमें क्या हो, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर आए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां 100% आ रही होंगी, चाहे आप कोई भी हैं, सबके जीवन में अलग अलग तरह की परेशानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लेवल में उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप टीचर्स हैं तो आपके जीवन में अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कोई अगर ब्यूरोक्रेट्स है उसके जीवन में अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कोई पॉलिटिशियन है उसके जीवन में अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कोई बिजनेसमैन है उसके जीवन में अलग तरह की समस्याओं का वो सामना करना पड़ रहा है, कोई पेरेंट्स है तो वो उसके सामने अलग तरह की समस्याएं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, याद रखना है, ये समस्याएं जो हैं ये हमारे जीवन का क्या है, अभिन्न अंग है, इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये आती रहेंगी। लेकिन ये पक्की बात है कि हर एक जो प्रॉब्लम है, बात समझ में आई, हर समस्या आपको हमेशा ही मजबूत करके जाती है, हमेशा ही ताकतवर बना करके जाती है, ठीक है कि नहीं, ताकत दे करके जाती है, एक स्किल दे करके जाती है। और अगर आपको यहाँ पे अगर स्किल नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही लिया है, अवसर की तरह नहीं लिया है। बात समझ में। हर आप अगर महसूस करेंगे, थोड़ा सा अगर मान लेते हैं, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें कि ये जो प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम के जाने के बाद में मैं कमज़ोर हुआ हूँ कि ताकतवर हुआ हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। तो हर प्रॉब्लम के बाद में क्या होते हैं, आप लगातार ताकतवर होते हैं, ठीक है कि नहीं। आपको समस्याओं से लड़ने की क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, स्किल मिलता है। बात समझ में आ रही है, आपके पास में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आती है। तो इसलिए क्या है, ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों के सामने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, ताकि वो गहराई से सोचें, ताकि वो उस पर क्या करें, विचार करें कि कल को इस तरह की समस्या आएगी तो मैं कैसे टैकल करूँगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, तो इसमें पहला क्या है, बच्चों के सामने क्या किया जाता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, समस्या उनके सामने पैदा की जाती है। जैसे ही कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके सामने पैदा की जाती है, क्रिएट की जाती है, तो अब उनके दिमागों में क्या होता है, हाइपोथेसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई। यहाँ पे आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, अचानक से आपके सामने क्या आ जाए, सांप आ जाए, आपके सामने अचानक से क्या आ जाए, कोई जहरीला सांप आ जाए, तो दिमाग कैसे काम करेगा। बात समझ में आ रही। आप कोई सेफ जगह ढूंढेंगे, ठीक है कि नहीं। और वही सांप अगर रोजाना आए तो फिर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे निकलना है वहाँ से, कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन पहली बारी अगर दिखेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। समझ में आ रही है, दिमाग में समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। अलग अलग प्रकार के एंजाइम क्रिएट हो जाएंगे, है ना, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब पहली बारी अगर कोई हमारे सामने समस्या आती है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनने लगती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना। परिकल्पना बोले तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ठीक है कि नहीं, इमेजिनेशन करने लग जाते हैं आप, ठीक है कि नहीं। जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, आपने गाना सुना होगा एक, तो ये इमेजिनेशन है, परिकल्पना है। जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा भाई, नौकरी लगेगी तो ओबियसली बात है सैलरी वैलरी आएगी, पैसे वैसे मिलेंगे, घर मकान अच्छा होगा, अच्छी शादी ब्याह होगा। तो सारा का सारा जो उन्होंने कनेक्ट करके रखा, वो किससे करके रखा हुआ है, वो नौकरी से लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। और नौकरी नहीं मिलेगी तो मुश्किल हो जाएगी। बात समझ में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के साथ में ही हाइपोथेसिस काम कर सकती है, नहीं तो नहीं करती है। बात समझ में आ रही है। और अंत में आपके पास में क्या है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है, ठीक है कि नहीं।
अगर आपका डेटा और हाइपोथेसिस दोनों ठीक है कि नहीं, तो आप समस्या का समाधान कर सकते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अगर डेटा अच्छा है, साथ ही साथ में हाइपोथेसिस आपकी ठीक नहीं है, तो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब या तो डेटा में प्रॉब्लम है या फिर हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम है। अब आप क्या करोगे, दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो आप हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कीजिए या फिर से डेटा को चेक कीजिए। तो इस तरह से भाई यहाँ पे 3 नए लेबल हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार देखना, इसको पढ़ना अच्छे से। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आप प्लीज़ जाकर उनको देखिएगा। कोई बात ना समझ में आए पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहें। जय हिंद।